एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आज आपके सामने आ चुकी हूँ एक और सक्सेस स्टोरी लेके, और आज हम बात करेंगे कनिष्का से कि कैसे उन्होंने जो है अपना नेट क्वालिफाई किया और किस तरीके से डेडिकेशन के साथ वो इस एग्जामिनेशन के लिए लगे रहे जब तक उनको नेट नहीं मिल गया। और अभी जो है रेस अभी बाकी है, JRF तक हमें पहुंचना है। बट यस, आप जब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एक ऐसा एग्जामिनेशन जहाँ पे 6% रिजल्ट जाता है सिर्फ नेट के लिए, तो ये हाईली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसको क्रैक किया इन्होंने, और हमेशा ही अपने आप को रेडी रखा कि मुझे जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है, तो क्या चीज़ें मुझे चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमारा गैप हो जाता है स्टडीज़ में और जॉब के साथ हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो कनिष्का ने भी कैसे 3 साल के गैप के बाद दोबारा से वो कॉमर्स को पढ़ा एंड उसको समझा, और इस तरीके से समझा कि आज फाइनली अपने मास्टर्स के साथ साथ ही नेट भी क्वालिफाई कर लिया है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो जानेंगे, वन बाय वन कनिष्का से बात करेंगे। एंड यस कनिष्का, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने जो है बहुत मेहनत की और उसका रिजल्ट आपको मिला है। अब आप इस जर्नी के बारे में बताइए और किस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आपने अपने आप को इस जर्नी के लिए तैयार किया और फाइनली अपने रिजल्ट्स लिए। यस मैम, तो 2024 में मैंने स्टार्ट किया आफ्टर अ गैप ऑफ 3 ईयर। सो मेरा वही था कि मुझे इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट का एग्जाम दूंगी या कभी JRF वगैरह के बारे में, मतलब पता तो था जब मैं बीकॉम कर रही थी तभी से मुझे पता था इस फील्ड के बारे में, बट मेरा हाई लेवल के लिए कोई वो नहीं था। तो मेरा DSSB PRT में, क्योंकि मेरा ये था कि जल्दी से जल्दी मुझे जॉब में आना है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है जल्दी, और जिद भी थी कि लेनी है तो टीचिंग की ही लेनी है, नॉन टीचिंग की नहीं लेनी। तो मैम फिर वहां पे मैंने अपना DSSB PRT के लिए प्रिपरेशन किया। साथ साथ में मैंने अपना B.Ed के साथ ही मैंने अपना CTET भी क्वालिफाई कर लिया था, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। तो फिर मैम बट अनलकली अनफॉर्चुनेटली B.Ed को ही PRT से मैम आउट कर दिया गया, गवर्नमेंट का सर्कुलेट निकला था। तो फिर मैम ये हुआ कि अब कुछ कर नहीं सकते, 10th तक तो टीचिंग जॉब नहीं मिलने वाली गवर्नमेंट। तो फिर मैम PGT DSSB के पीछे गई मैं, और बाकी जैसे KVS NVS ये सब होता है ना, AMRS वगैरह, तो उसके लिए। बट मैम PG के बिना वहां पे भी 2 साल तक कुछ कर नहीं सकते थे। मैं PYQs लगाती थी, मैं उस ईयर की कट ऑफ क्लियर कर लेती थी उस एग्जाम की, बट मेरा मास्टर्स कंप्लीट नहीं होने की वजह से स्टिल अभी तक मैं मतलब वो चीज अचीव नहीं कर पाई हूँ जो मेरा अल्टीमेट गोल था। लेकिन हाँ, ये हो जाएगा इसके साथ, ये भी नहीं सोचा था। तो फिर मैम मैंने नेट के लिए ही नेट का कोर्स लिया मैम मैंने, इसलिए ताकि मेरा एक होता है ना PGT का पूरा कोर्स अच्छे से कवर हो जाए और साथ में नेट भी हो जाए मेरा, तो बेनिफिट तो होगा ही उसका मुझे। तो फिर मैम मैंने नेट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू किया 2024 में। बट मैम मन तो वहीं अटका हुआ था, वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो कोर्स ले लिया, स्टार्टिंग में पढ़ा भी, फिर मैम छोड़ दी कोर्स का। मैम सिर्फ 25% ही मैं कवर किया मैंने, और उसके बाद फिर जून का एग्जाम दिया। इवन जून के एग्जाम के टाइम पे मैं घूमने भी निकल गई थी कोई वो नहीं था मुझे, बस हाँ दे दिया, ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने दे दिया। फिर वो अच्छा ही हुआ या बुरा हुआ वो तो स्टूडेंट्स बताएंगे, बाकी जो उस ईयर के हैं। वो जून का एग्जाम कैंसिल हो गया था, फिर वो रीनेट हुआ सितंबर में 2024 में। फिर मैम वो मैंने नहीं दिया क्योंकि कोई प्रिपरेशन नहीं थी, तो मुझे पता था कोई मतलब नहीं है देने का। फिर मैंने दिसंबर वाले के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था, 2-4 यूनिट जितना मैं कर पाई। तो फिर मैम उसका दिया मैंने एग्जाम, फिर वहां पे भी क्वालिफाई नहीं हुआ। पता तो था, एग्जाम दे के आई थी तो पता तो था कि क्वालिफाई नहीं होने वाला, बट एक एक्सपीरियंस के लिए चलो दे देते हैं ऑनलाइन वाला एग्जाम। तो फिर मैम मैंने वो दिया। उसके बाद फिर जब रिजल्ट आया तो नहीं हुआ, फिर मैंने एनालिसिस किया, पता तो था कि कहाँ कहाँ गड़बड़ मेरी हुई है और नहीं होने वाला ये भी पता था। फिर भी मैंने एनालाइज किया कि कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ एटलीस्ट। तो वो किया। उसके बाद फिर मैंने दिया जून वाला अटेम्प्ट, वहां पे कुछ मार्क्स से मेरा नेट रह गया, PhD हो गया था। तो फिर मैम ये और बाकी जब मैंने एनालाइज किया अपनी मतलब जो आती है ना रिस्पॉन्स शीट की कहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, तो फिर मैम मैंने PYQs वाला लिया था, आपका बैच इनिशियल बैच। तो फिर वहां से ये था कि PYQs मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं आपका, तो उसी के ऊपर पूरा पेपर बेस्ड होता है आपका। इवन मैम इस बार तो PYQ बहुत रिपीट हुए हैं, डिक्टो विथ ऑप्शंस विथ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस डिक्टो रिपीट हुए हैं। तो फिर मैम
मैंने ये सोचा कि पीवाईक्यूज को अच्छे से करते हैं एंड उसी को बेस बना के चलते हैं। तो फिर मैम मैंने आपका कोर्स लिया इग्निशियस बैच का। फिर मैम उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई स्टिल, अभी जेआरएफ के लिए करना होगा उसको। तो फिर मैम उसको 65% 60% मैंने किया जितना मैं कर सकती थी। एंड बीच बीच में मैम जब भी आपका एग्जाम होता है, ये जून और दिसंबर का, उस टाइम पे मास्टर्स के एग्जाम भी आपके चल ही रहे होते हैं। तो और इग्नू था साथ में, तो मैम मेरे साथ 2-3 चीजें, ये लिमिटेशन बोलूं उसको कि क्या बोलूं, अपॉर्चुनिटी बोलूं, कि ये चीज थी कि मेरा इग्नू डिस्टेंस से था, तो मतलब मेरा पीजी डिस्टेंस से था। तो उसके लिए फिर आप कहीं जाते तो हो नहीं पढ़ने, तो वो रहता है ना कि जब एग्जाम आएगा तब देख लेंगे वो वाली चीज हो जाती है। तो और मास्टर्स और यूजी का सिलेबस काफी डिफरेंट है। और पेपर जब मेरा बना, मतलब यूजीसी नेट का, तो काफी सारी चीजें मेरे लिए नई थी। इवन नेट का पेपर तो मैम बियॉन्ड सिलेबस भी जाता है, कितना ही वो डीपली पूछते हैं वो सारी चीजें। तो मैम वो एक ड्रॉबैक था मतलब मेरे लिए कि एमकॉम को साथ में करना, और प्लस आप रेगुलर नहीं जा रहे हो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आपको वो चीज नहीं मिल पाती है, घर से ही करना था। तो मेरे साथ ये था कि मैं जो मेरे नेट के नोट्स थे उससे मैं अपने पीजी के एग्जाम्स देती थी बेफिक्र होके कि नेट तो मतलब नेट के लिए तो इतना पढ़ ही लिया, तो पीजी के तो मैं कर ही लूंगी। तो फिर मैम पेपर 1 को मैं शाम को पढ़ती थी और पेपर 2 को मैं दिन, मतलब पूरा आफ्टरनून तक का टाइम देती थी पढ़ने के लिए। और मैम अर्ली मॉर्निंग में मैं अपना रिवीजन का स्लॉट रखती थी, जो भी पढ़ती थी उसको रिवाइज करती रहती थी। एंड मैम शाम को मैम मॉक टेस्ट और ये सब देती थी, अपना क्वेश्चन लगाना प्रीवियस ईयर का, ये सारी चीजें करना। और दिन के टाइम पे मैं कुछ न्यू पढ़ लेती थी। 10 AM के बाद मैं अपना जब दूसरा स्लॉट करती थी स्टडी का, तो मैं कुछ न्यू वीडियोस हुआ या क्लासेस हुई तो मैम मैं वो रिकॉर्डिंग से कवर करती थी उस तरीके से। चलो, तो फिर आपको पीवाईक्यूज जो हैं वो आपको लगा कि मेरा सबसे बड़ी कमी पीवाईक्यूज है शायद, जिसकी वजह से नेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मैम पढ़ने के बाद सिलेबस तो कंप्लीट हो जाता था, बट जब मैं खुद से अपना पीवाईक्यू अटेम्प्ट करती थी तो मैम पीवाईक्यू अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। मैम तो देखिए उसको कैसे सिलेबस कवर किया फिर? इग्निशन बैच में आपको पीवाईक्यूज मिल गए, बट आपने उसको कैसे पढ़ा? लाइक बार बार रिवीजन की? यस मैम, एक रिवीजन का तो मौका नहीं मिला, एक ही बार उसको कवर कर पाई, इवन पूरा भी नहीं हो पाया, वो 60% ही हो पाया, मैं कर पाई उसको। तो मैंने ऐसे करती थी कि वीडियो चला दिया मैंने और उसके बाद मैं खुद क्वेश्चंस पढ़ती थी, अगर हो गया तो ठीक है आगे बढ़ जाती थी, और अगर नहीं हुआ अटकी तो फिर मैम उसको समझ के उसका नोट्स बना के फिर मैम आगे जाती थी, ऐसे करती थी। बट पहले अपने से ट्राई करती थी कि बन जाए मेरे से। हाँ, तो मतलब आपने फॉलो किया जो मैं आपको बताती थी कि इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। तो ये टाइम सेविंग भी होता है। हाँ, टाइम सेविंग भी होता है, प्लस आपकी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा देता है। हाँ मैम, मैंने पीवाईक्यू की एक अलग ही नोटबुक बना रखी थी, उसमें पेजेस डिवाइड कर दिए थे, हर एक यूनिट वाइज किया था मैंने और ईयर वाइज किया था। तो मैम जैसे जो यूनिट होती गई थी, तो जो नया कंटेंट मिलता था, नया क्वेश्चंस मिलता था, उसको नोट डाउन कर लेती थी पीवाईक्यू वाली नोटबुक में। तो मुझे आपके अटेम्प्ट से ये समझ आ रहा है कि सिंसियरिटी जो है वो बहुत जरूरी है। आपने सिंसियर हुए जब आप, तो आपका जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ। यस मैम, अभी तक स्टिल 2 अटेम्प्ट्स पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं शायद सिंसियर नहीं थी या बहुत ज्यादा उस चीज को लेके मेरे लिए ज़ील नहीं थी। बट जब 2 बार नहीं हुआ तो मेरे को लगा कि क्यों नहीं हुआ ये अटेम्प्ट, मतलब 2 अटेम्प्ट में हो गया लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ। तो फिर वही है कि अब जब किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो तो फिर होती है वो चीज। तो टाइम मैनेजमेंट आपने बताया कि आप सुबह शाम को और दिन में इस तरीके से पढ़ते थे। तो कैसे यहाँ आपने पूरा सिलेबस जो है उसके नोट्स बनाए, या कुछ चीजें जो हैं आती थी तो उसको अपने दिमाग में याद रखा बस? और नोट्स बनाए कैसे, मैं बेसिकली ये जानना चाहती हूँ। हर चीज नोट्स में लिखना या क्रिस्प शॉर्ट नोट्स बनाना, क्या थी आपकी स्ट्रेटजी? मैम डिपेंड कि मुझे टॉपिक कितना आता है, कि अगर जो मुझे टॉपिक आता था उसका तो मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी, और जो लॉन्ग था या जो मेरे लिए, क्योंकि मैंने बताया कि इससे मैं मास्टर्स के मतलब अपीयरिंग नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए न्यू थी, तो मैंने फिर उसका डिटेल नोट्स बनाया था। एंड मैं मोस्टली मैंने डिटेल नोट्स ही बनाया है क्योंकि काफी गैप हो गया था, जो चीजें मुझे आती भी थी। एंड नेट के एग्जाम में तो मैम सब कुछ डीपली पूछता है, एक एक चीज, तो आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। तो और मैम बोलो। तो फिर मैम वही मैंने मतलब मोस्टली डिटेल्ड ही नोट्स बनाए। एंड फिर मैम जब एग्जाम आने वाला था ना, तो मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाए थे, बिल्कुल पूरी एक यूनिट को 4 से 5-6 पेजेस में जितना नीड हो उसको मैं ले आई, एंड फिर उससे रिवीजन किया। और मैम वो लगता है कि शॉर्ट नोट्स ही लास्ट के वो सबसे आपको ज्यादा काम करते हैं लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए। तो मैम वो चीज पीवाईक्यूज की अलग बुक, शॉर्ट नोट्स, तो ये सारी चीजें थी।
मॉक टेस्ट Yes, जब आप ma'am. अटेम्प्ट करते थे, कितने अटेम्प्ट किए, हाँ और जब अटेम्प्ट करते थे अगर आपका स्कोर जो है वो कम था तो उसको कैसे आपने हाँ इम्प्रूव किया? सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और डिमोटिवेट हो यस जाते हैं। मैम। हाँ मैम, मैंने मॉक टेस्ट जो दिया था, मैंने बहुत ज्यादा तो मॉक टेस्ट नहीं दे पाई मैम बट इतना दिया था कि मैंने 4-5 शायद फुल मॉक टेस्ट दिए हैं, और PYQ जो पेपर 1 का था उसको मैंने एज अ मॉक टेस्ट दिया था। तो वहां पे मेरे ना जितने मेरे मॉक टेस्ट में बने अप्रोक्स उतने ही मेरे रियल एग्जाम में भी आए हैं। तो वो एक आपको हिंट तो मिल ही जाती है कि आप कितना कर पा रहे हो। 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मॉक है और वो UGC नेट का रियल पेपर है। तो मैम उसको देख के मैं हताश नहीं होती थी कभी भी, और ना ही मेरे मॉक टेस्ट में कभी इतने भी कम नंबर आए कि मैं मतलब हो जाऊं। तो ये था कि हाँ, अगर मैं सिलेबस कर रही हूँ प्लस PYQ कर रही हूँ तो मेरा मॉक टेस्ट एंड में कर जाऊंगी, ये चीज मुझे पता चल गई थी। तो फिर मैम मैंने उसको कभी बहुत ज्यादा वो नहीं किया कि नहीं हो रहा है तो उससे डिमोटिवेट हो जाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये मॉक टेस्ट है और रियलिटी में और मॉक टेस्ट में बहुत अंतर होता है मैम। जब आप बैठते हो एग्जामिनेशन सीट में तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो एक अलग ही होता है, और घर के कंफर्ट में बैठ के मॉक टेस्ट देना वो एक बिल्कुल अलग चीज होती है। तो मैम मॉक टेस्ट तो मैं 2-3 ही दे पाई थी लिटरली मैम, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ बट वो शायद वो कमी रही जिसकी वजह से JRF मेरा रुक गया। तो उस पे मैं इस बार ध्यान दूंगी कि इस बार मुझे मॉक टेस्ट और PYQ और ये सब कुछ अच्छे से करना है। बिल्कुल। तो आपने कैसे सारी यूनिट्स की थी, पेपर 1 पेपर 2 की, या कुछ स्किप किया था? क्या स्ट्रेटजी थी आपकी यूनिट मैम सिलेक्शन में? मैम पहले वाली यूनिट्स में तो मैंने स्किप किया था पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ICT, मैंने पेपर 1 में स्किप किया था। हाँ पेपर 2 में मैंने कभी कोई यूनिट स्किप नहीं की, क्योंकि कॉमर्स मुझे सब्जेक्ट अपना अच्छा लगता था, तो मैंने कॉमर्स पूरा ही मैं करके जाती थी। हाँ बट ये कि आप किसी पे ज्यादा ध्यान दे पाते हो, किसी पे कम देते हो। तो मैम बिजनेस मैनेजमेंट पे मेरा थोड़ा कम ध्यान रहता था, बट हाँ बाकी सारी यूनिट्स पे अच्छे से कर लेती थी। तो इनकम टैक्स और बिजनेस फाइनेंस मेरी मतलब फेवरेट है, और वहां से मतलब मेरे मोस्टली क्वेश्चंस सही हुए हैं। चलो हाँ, सारे बहुत ही बढ़िया। अटेम्प्ट में जितने भी मतलब मैंने दिए था। तो हाँ स्ट्रेंथ यूनिट्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देती हैं, बट वीकनेस पे भी यस काम मैम। करना जरूरी है अगर आप JRF यस क्वालिफाई मैम। करना चाहते हो। हाँ यस मैम अदरवाइज नेट बिल्कुल। तक ही हम रह जाते हैं और JRF हाँ नहीं हो पाता। नेट उसमें तक सबसे जाते बड़ा हैं। हाँ रीजन यही रहता है कि हम रीजन, PYQ अच्छे हाँ से नहीं कर रहे या कुछ चीजें छोड़ के चले जा रहे हैं। हाँ छोड़ के चले जा रहे हैं वही। तो इस चलो बार मैंने पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी किया था एंड ICT भी किया था। तो चलो इस बहुत बार बढ़िया। मैं कुछ छोड़ के तो नहीं गई थी। चलो बहुत बढ़िया। आपने जो है अपनी पूरी स्टोरी जो है बिल्कुल सही तरीके से बताई कि जो जो आपने फेस किया, जो जो चीजें आपने खुद की, और बिल्कुल यस ऑनेस्टली आपने हर चीज बताई। तो एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो अभी यस अटेम्प्ट देना चाहते हैं या बिगिन करना चाहते हैं उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे ये तैयारी करनी चाहिए? मैम उनको मैं बिगनर्स को यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप PYQ देख लो। PYQ देख के आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर सिलेबस तो आपको पूरा करना ही है, कुछ भी आप स्किप नहीं कर सकते अगर आप ये एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो। एंड मैम PYQ एंड मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको नेट या JRF कुछ भी क्वालिफाई करना है तो मैम ये तो मस्ट डू थिंग्स हैं विद सिलेबस। एंड रिवीजन तो की है मैम, रिवीजन तो सबसे बड़ी चीज है। रिवीजन के बिना तो फिर आपका PYQ भी नहीं होने वाला है एंड मॉक टेस्ट भी नहीं होने वाला। तो फिर और मैम रिवीजन नहीं किया तो सारी ही मेहनत पे पानी फिर जाता है, आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है और आपको उतना ही टाइम लगता है फिर से। बिल्कुल। तो चलो हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि आप जो भी लर्नर्स देख रहे हैं इस सेशन को, उन्होंने कुछ अपने लिए चीज़ें ली होंगी जो उनको रिक्वायर्ड है इस एग्जामिनेशन के लिए, और बहुत अच्छे से हर चीज़ ऑनेस्टी के साथ कनिष्का ने बताई। और सक्सेस स्टोरी लेने का मकसद यही होता है कि आपको एक्चुअल उन स्टूडेंट से मिलवाया जाए जो उस चीज़ को फील कर चुके हैं और कर रहे हैं, सो दैट बेटर गाइडेंस, और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये मेरे जैसा ही है और इसने ऐसा किया तो मुझे ऐसा करना है। आपका तरीका अलग हो सकता है बट आपको ये पता लग जाता है कि मुझे ये करना पड़ेगा तभी चीजें जो है वो वर्क करेंगी। तो आपके लिए इसी तरीके से हम सक्सेस स्टोरीज जो है वो लेके आ रहे हैं और लेके आते रहेंगे। और अगर आप लोग कुछ नया और अच्छा सीखना चाहते हो, मिलना चाहते हो JRF अड्डा टीम के साथ, तो आप सभी 14 फेब को ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा मीटअप में जयपुर में। एंड कनिष्का आप भी इन्वाइटेड हैं, तो इफ पॉसिबल जरूर आइएगा। एंड ऑल्सो एक चीज इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि हमारा जो है रिजल्ट सेलिब्रेशन भी चल रहा है, और जो बच्चे इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए JRF अड्डा ने क्या किया है, तो 15% का डिस्काउंट आपको ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं JRF अड्डा के प्रीमियम कोर्सेज में। टेस्ट सीरीज ले सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए और कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं विद 15% डिस्काउंट।
RC15 कोड आपने यूज करना है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में हर चीज आपको मिल जाएगी। और यस, इग्निशन बैच जो है वो बिल्कुल इग्नाइट करता है आपकी प्रिपरेशन को। PYQs बैच है, पिछले 12 साल के PYQs आपको मिलते हैं, वो भी आपको यहाँ पे इस बैच के साथ मिलने वाला है। तो डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड कंप्लीट रिवीजन प्लस प्रॉपर गाइडेंस, हर चीज आपको एक जगह पे मिल जाती है JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे ऐसे ही बेहतरीन एक और नेक्स्ट सेशन में, सक्सेस स्टोरी में। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।